नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम की। उसमें थोड़ी बहुत मैं भी आपकी जितनी मेरे से हो सकती है उतनी मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करा के। लास्ट हमने इस सीरीज़ को जब हमने शुरू किया था तो उसमें हमने 2 2 वीडियो हमारे हो गए। एक हमारा टॉपिक हमने माइक्रोस्कोपी पूरा कर लिया है। उसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी के टोटल 45 क्वेश्चन थे। उनमें से हमने 25 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए लास्ट सेशन वाले वीडियो के अंदर। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो पहले वो जाके देख ले। मैं ये गारंटी आपको देता हूँ, अगर आप इन वीडियो को उस टाइम देखते हो जब आपका पढ़ने का मन नहीं हो, तो आप जब रात को सोते टाइम या खाना बना रहे हो उस समय देखना, तो आपका जो इन टॉपिक के प्रति जो आपका डर था या आपको ये अनुमान नहीं लग रहा था कि क्वेश्चन कैसे आते हैं इन टॉपिक से, तो आपको वो यहाँ से अनुमान लग लग जाएगा कि टॉपिक के अंदर क्वेश्चन कैसे आते हैं और हमें उस टॉपिक के क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में कैसे सॉल्व करना है। ये आपको यहाँ से ज़रूर सीखने को मिलेगा। अब आज की क्लास के अंदर अपन ने जो प्लांट फिजियोलॉजी के जो पहले क्वेश्चन देख रखे हैं 25, उसके बाद से अपन आगे वाले क्वेश्चन देखेंगे और आज अपना प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट पूरा हो जाएगा इस क्लास के द्वारा। तो हम शुरू करते हैं इससे आगे वाले सेशन की। तो हमने कहाँ तक देख लिए थे? शायद ये क्वेश्चन अपना हो गया था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को देखना है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करो। अब हमारा अगला क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करो। सोल्व करो इस क्वेश्चन को। पूछा है कि शायद ये भी अपना हो गया था ना, सॉरी, ये अपना होना, यहाँ से अपना शुरुआत करेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप सोल्व करो कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल कितना होता है सॉल्यूशन का, इसमें ये पूछ रखा है, आप सोल्व करो इसको। अब देखो क्वेश्चन, ये आप लोग सोल्व कर दोगे, आपने इसको रट रखा होगा ना, लेकिन ये नेगेटिव क्यों होता है ये समझो पहले आप। आपने एक शब्द सुना होगा। अब देखो यहाँ क्या पूछ रखा है इसने, ऑस्मोटिक पोटेंशियल। इसका मतलब यहाँ पे ये किसकी बात कर रहा है, यहाँ पर ये आपने इस सिंबल की बात हो रही है। तो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जो वाटर पोटेंशियल होता है, वाटर पोटेंशियल आपके इक्वल होता है प्रेशर पोटेंशियल प्लस सॉल्यूट पोटेंशियल, यही होता है ना, सॉरी, प्रेशर पोटेंशियल प्लस ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ये होता है, इसके इक्वल होता है। ये आपने पढ़ रखा होगा ना। अब देखो आप, यहाँ पे ये पूछ रहा है कि एक सॉल्यूशन है, उसका जो परासरण विभव होता है, जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल होता है, वो नेगेटिव क्यों होता है हमेशा, ये हमेशा। अच्छा ये है ना, देखना क्वेश्चन ऐसे है कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ ए सॉल्यूशन इज ऑलवेज नेगेटिव, है ना, ये नेगेटिव है, ध्यान रखना है ना। क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा गया है, तो इसका ये था कि ऑस्मोटिक पोटे अच्छा क्वेश्चन पूरा है, सॉरी सॉरी। इसने पूछा है कि एक सॉल्यूशन का परासरण विभव या ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या होता है। अब मैं आपको बताता हूँ क्या होता है वो। अब देखो जैसे मेरे पास ये प्योर वाटर है ना, मेरे पास ये प्योर वाटर है, मेरे पास प्योर वाटर है। अब आपको पता है कि जो प्योर वाटर होता है, इस प्योर वाटर के अंदर जो फ्री एनर्जी मॉलिक्यूल है, जो फ्री एनर्जी है, फ्री एनर्जी, इस प्योर वाटर के अंदर जो फ्री एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है, क्योंकि वाटर पूरा प्योर है। जब वाटर पूरा प्योर है तो इसके अंदर मॉलिक्यूल वाटर की फ्री ज्यादा होंगे। अब मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर बाहर से ऐड कर दिया आपकी शुगर। अब मैंने इसके अंदर बाहर से शुगर ऐड किया ना, मैंने इसके अंदर शुगर, या आप या इसको मैं बोल सकता हूँ, मैंने बाहर से इसके अंदर विले ऐड किया या मैंने सोल्यूट ऐड किया। जैसे ही मैंने इसके अंदर विले या सोल्यूट ऐड किया, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि पहले जो केवल एक सॉल्वेंट था उसके अंदर हमने सोल्यूट डाला, तो ये हमारा बन गया एक सॉल्यूशन बन गया। क्या बन गया हमारा, एक सॉल्यूशन बन गया। सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या है सर, सॉल्यूशन में पानी और उसके साथ में अपने ये आपके सॉल्यूट मिलाया हुआ है। जैसे ही हमने इसके अंदर सॉल्यूट मिलाया, तो इस सॉल्यूशन की जो फ्री एनर्जी थी, इस सॉल्यूशन की जो फ्री एनर्जी थी, फ्री एनर्जी का मान जो आपके है, फ्री एनर्जी का मान ये आपके कम हो जाएगा। जब फ्री एनर्जी कम हो रही है, इसका मतलब इसका रिजल्ट ये होगा, इसका जो वाटर पोटेंशियल होगा ये भी कम हो जाएगा। जब इसका वाटर पोटेंशियल कम होगा, तो इसका रिजल्ट ये होगा, जब किसी सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल कम होगा, तो इसका रिजल्ट ये होगा, उसका जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है, या इसका जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है, ये भी आपके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। क्योंकि ऑस्मोटिक पोटेंशियल मैक्सिमम जीरो होता है, ध्यान रखना। अब जब ये हम इसके अंदर सॉल्यूट और मिला रहे हैं सॉल्यूशन के अंदर, तो अब मैक्सिमम जीरो है तो जीरो से नीचे ही आएगा।
जब 0 से नीचे आएगा तो ये आपके इसका नेगेटिव हो जाएगा। ये हमेशा नेगेटिव रहता है एक सॉल्यूशन का। अब देखो, इसको मैं ऐसे बता देता हूँ, अगर क्वेश्चन में पूछ रखा हो सॉल्यूशन के बारे में, तो ध्यान रखना जब जब बात आएगी सॉल्यूशन की, मतलब एक विलियन की बात आएगी, तो इस सॉल्यूशन का क्या क्या नेगेटिव होगा। इस सॉल्यूशन का जो वाटर पोटेंशियल होगा ये भी नेगेटिव होगा, और इस सॉल्यूशन का जो आपके ऑस्मोटिक पोटेंशियल होगा ये भी नेगेटिव होगा। सर ये तो सॉल्यूशन की बात हो गई। अगर बात आती है आपके प्योर वाटर की ना, अगर बात आती है प्योर वाटर की, अगर प्योर वाटर की बात आती है, तो ध्यान रखना प्योर वाटर के अंदर जो आपके ऑस्मोटिक पोटेंशियल होगा ये आपके 0 होगा, और जो वाटर पोटेंशियल होगा ये भी 0 होगा। अब आपने क्वेश्चन सुना होगा कई बार कि वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम कितना होता है, तो 0 होता है, 0 से ऊपर कभी वाटर पोटेंशियल नहीं हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेगेटिव। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। जीरोफिटिक सकुलेंट प्लांट शोविंग नाइट CO2 अपटेक आर कॉल्ड। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन, आप सबको आता होगा क्वेश्चन ये, लेकिन तो भी सॉल्व करो आप इसको। देखो इधर मैं बताता हूँ, ये आपको सीधा सा दिख रहा है। इसने कहा है कि ऐसे प्लांट जो सकुलेंट है और जो मरुस्थल के अंदर ग्रो करते हैं, जो रात में CO2 को ग्रहण करते हैं। तो आपने फोटोसिंथेसिस में आपने पढ़ रखा होगा कैम प्लांट के बारे में, कैम साइकिल। अब यहाँ पे एक शब्द आ रहा है नॉक्टर्नल, मतलब जो रात्रिचर पौधे क्या होते हैं। तो इसका मतलब देखो, ऐसे प्लांट, ध्यान रखना, ऐसे प्लांट जो नाइट में एक्टिविटी करते हैं, ऐसे प्लांट जो नाइट में एक्टिविटी करते हैं, जो नाइट में एक्टिविटी। सर एक्टिविटी कौन कौन सी होगी, प्लांट क्या एक्टिविटी करते हैं, तो प्लांट हो सकता है उसके अंदर नाइट के अंदर फ्लावर फ्लावर की ओपनिंग हो, नाइट के अंदर उसके अंदर फ्लावर ओपन होते हो सकता है उसके अंदर नाइट के अंदर स्टोमेटा ओपन होते हो। मतलब किसी भी प्रकार की एक्टिविटी नाइट में करते हैं उनको हम बोलते हैं नॉक्टर्नल प्लांट बोलते हैं। अब इसके अंदर इसका एक इसका एग्जाम्पल आता है, आपने कई बार सुना होगा, जिसको हम बोलते हैं नाइट ब्लूमिंग, नाइट ब्लूमिंग, नाइट ब्लूमिंग जैस्मिन या जास्मिन। इसको आप सेस्टेनम बोलते हो ना, इसे हम बोलते हैं नाइट क्वीन। तुम क्या बोलते हैं, रात की रानी, नाइट क्वीन, इसको रात की रानी बोलते हैं, इसको हम सेस्टेनम बोलते हो। इसको नाइट की, इसको रात की रानी क्यों बोलते हैं, इसको रात की रानी इसलिए बोलते हैं कि ये रात में इसके फ्लावर ओपन होते हैं। तो आपके मन में क्वेश्चन नहीं आता कि नाइट किंग कौन है। जब नाइट क्वीन है तो नाइट किंग होना चाहिए। तो बायोलॉजी की लैंग्वेज के अंदर ऐसा कोई टर्म नहीं है जो नाइट किंग के नाम से जाना जाता हो प्लांट। फिर भी एक प्लांट है ब्रह्मा कमल करके, उस प्लांट के अंदर जो फ्लावर होते हैं वो नाइट में ओपन होते हैं, तो उसको आप बोल सकते हो उसकी एक्टिविटी के कारण कि ये नाइट किंग है। लेकिन ऐसी कोई साइंटिफिक टर्म नहीं है कि ये प्लांट नाइट किंग है। तो नाइट क्वीन के नाम से जरूर आपकी ये जास्मिन जानी जाती है। अब एक प्लांट आता है आपके पिक्चर प्लांट। ये क्या होते हैं, ये प्लांट वो होते हैं जो इंसेक्टिवर्स होते हैं, ये इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं। ये इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं, मतलब ये क्या होते हैं, ये कीट भक्षी होते हैं। कैसे होते हैं, ये कीट भक्षी पादप है। मतलब ये पौधे जो होते हैं वो कीटों को खाते हैं। सर ये कीटों को क्यों खाते हैं और कैसे खाते हैं, तो ध्यान रखना, ये जो प्लांट होते हैं ना, जो इंसेक्टिवर्स प्लांट होते हैं, ये प्लांट आपके ग्रो करते हैं उस जगह पे गोल ग्रो करेंगे, उस सोइल के अंदर, उस सोइल के अंदर आपके नाइट्रोजन की क्या होती है, कमी होती है। अब इंसेक्ट की जो सेल वॉल होती है उसके अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है, वो काइटिन से बनी हुई होती है। तो उसके सेल वॉल के अंदर इंसेक्ट के काइटिन पाया जाता है, काइटिन के अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है। दूसरा देखो, ये जो प्लांट होते हैं ना, इनकी जो लीफ होती है, इनकी जो लीफ होती है वो आपके घड़े के समान होती है। कैसी होती है, घड़े के समान, जिसको मैं बोल सकता हूँ पिक्चर लाइक होती है। मतलब ये घड़े के समान होती है। इसका मतलब जब ये घड़े के समान होती है तो इसके अंदर इंसेक्ट जो होता है वो आके ट्रैप्ड हो जाता है, मतलब इंसेक्ट जो है वो इसके अंदर ही रह जाता है। इंसेक्ट ट्रैपिंग, इंसेक्ट की इसके अंदर क्या हो जाती है, ट्रैपिंग। तो इंसेक्ट, ये लीफ ऐसे ओपन होगी, मतलब ऐसे घड़े समान होगी, जैसे ही इंसेक्ट इसके अंदर एंट्री करेगा ये लीफ ऐसे क्लोज हो जाएगी। लीफ क्लोज होगी तो इंसेक्ट इसके अंदर रह गया, इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी, उसकी सेल वॉल से काइटिन है, उसको तोड़ा जाएगा, इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं प्लांट की सेल के अंदर, फिर वो वहां से नाइट्रोजन को ले लेंगे। नाइट्रोजन क्यों चाहिए प्लांट को, प्लांट को अपना डीएनए बनाना पड़ेगा, सेल को या न्यूक्लियस को, तो वहां पर डीएनए के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तो ये होते हैं इंसेक्टिवर्स प्लांट। अब आपने इसका एग्जाम्पल देखा होगा, एक प्लांट होता है
आपके नेप्थेंथस करके प्लांट होता है, वो इसका एग्जाम्पल है इंसेक्टिवेरस प्लांट का। तो आपको ये समझ में आया इंसेक्टिवेरस प्लांट के बारे में, और इसका आपके आंसर हो जाएगा आपके ये कैम प्लांट, जो नाइट में CO2 लेते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, एक बार मैं इसको क्लियर नहीं दिख रहा ना ये। अब करो आप इसको सॉल्व, करो इस क्वेश्चन को सॉल्व। क्वेश्चन पूछ रहा है कि C3 प्लांट के अंदर तथा C4 प्लांट के अंदर मेन कार्बोक्सिलेज एंजाइम कौन सा होता है, मतलब ऐसा कौन सा एंजाइम है जो CO2 को फिक्स करता है C3 के अंदर और C4 के अंदर। क्वेश्चन बाद में सॉल्व करना, पहले इधर आओ। देखो हम पढ़ते हैं C3 प्लांट, हमें पता है कि C3 प्लांट का मतलब C3 साइकिल की बात कर लो भले आप। जब हम C3 साइकिल की बात करते हैं, जब हम C3 साइकिल की बात करते हैं तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि इसके अंदर जो मेन एंजाइम होता है वो आपके होता है रूबिस्को होता है, यही होता है ना, रूबिस्को होता है, ठीक है, दूसरा कोई नहीं होता। जब हम C4 साइकिल की बात करेंगे, जब हम C4 साइकिल की बात करेंगे तो हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि यहाँ पर CO2 का फिक्सेशन दो बार होता है, एक बार होता है प्राइमरी फिक्सेशन और दूसरी बार होगा उसको बोलेंगे सेकेंडरी फिक्सेशन। जब CO2 का प्राइमरी फिक्सेशन होगा तो ये प्राइमरी फिक्सेशन आपके किया जाएगा पेपकेज के द्वारा, किसके द्वारा किया जाएगा, पेपकेज एंजाइम के द्वारा। जब CO2 का सेकेंडरी फिक्सेशन होगा, जब CO2 का सेकेंडरी फिक्सेशन होगा तो ये आपके किया जाएगा रूबिस्को के द्वारा, किसके द्वारा किया जाएगा, रूबिस्को के द्वारा। और ये सेम कॉन्सेप्ट आपके काम करता है कैम साइकिल के अंदर, जो पाथवे C4 में होता है सेम कैम में एंजाइम है ये। अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि C3 के अंदर, हमें पता है कि C3 के अंदर मेन एंजाइम रूबिस्को है, ये तो बात सही है, ठीक है। पूछा C4 का भी क्या है, तो हमारे पास C4 के दो आ रहे हैं, प्राइमरी CO2 का फिक्सेशन पेपकेज करता है और सेकेंडरी CO2 का फिक्सेशन करता है रूबिस्को। इसका मतलब जब प्राइमरी CO2 का फिक्सेशन होता है तो C4 साइकिल चलती है, ये आपके बंडल सील सेल के अंदर होगी, और जब इसके अंदर सेकेंडरी CO2 का फिक्सेशन होता है ये इसकी मीजोफिल सेल में होती है, यहाँ पर रूबिस्को सॉरी सॉरी ये आपके मीजोफिल सेल में होगी और ये आपके बंडल सील सेल के अंदर होगी। अब आप ऑप्शन पढ़ो, आप अनुमान लगाना ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा और या ये क्वेश्चन रॉन्ग पूछा हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है कि रूबिस्को इन C3, सही बात है, ये तो रूबिस्को C3 में होता है। पेप कार्बोक्सिलेज इन C4, ये बात भी सही है, हमने अभी पढ़ा कि C4 में पेप कार्बोक्सिलेज होता है। इसने कहा कि सी ठीक है, फिर इसने कहा कि पेप कार्बोक्सिलेज यानी पेपकेज एंजाइम C3 में, ये बात गलत है, और रूबिस्को C4 में, ये बात भी अपन सही मानते हैं। तो इसका मतलब इसमें ये गलत है, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। फिर इसने पूछा है कि थर्ड स्टेटमेंट इसने दिया है कि रूबिस्को CO2 सॉरी रूबिस्को इन बोथ, हाँ ये बात भी सही है, हम मान सकते हैं कि रूबिस्को C3 में भी होता है और C4 में भी ये सेकेंडरी CO2 का फिक्सेशन करता है। उसके बाद इसने दिया है कि पेप कार्बोक्सिलेशन इन बोथ, नहीं C3 के अंदर पेप नहीं होता है। इसका मतलब अब मैं आप इसको अच्छे से क्लियर करूं तो हमारे पास दो ऑप्शन निकल के आ रहे हैं ना, यहाँ से हमारे पास दो ऑप्शन, हमारे पास यहाँ से दो ऑप्शन निकल के आ रहे हैं, अब देखो सामने, ये ऑप्शन भी सही है, ये ऑप्शन भी सही है, और इसके अलावा और ये ऑप्शन भी सही है, बाकी ये दोनों गलत है। इसका मतलब यहाँ दो ऑप्शन सही हो रहे हैं, इसका मतलब ये क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए, आरपीएससी ने इस क्वेश्चन को किया डिलीट। आया समझ में, मैंने इसलिए अब ये मैं सोचना कि क्वेश्चन डिलीट किया तो क्यों समझाया, इसलिए समझाया कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब अगर आप में से किसी ने एग्जाम दे रखा है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर वाला एग्जाम, जो आपके हमारे वाला था 2023 वाला, उसके अंदर इस क्वेश्चन को एक ही पेपर के अंदर, बॉटनी के फर्स्ट पेपर के अंदर 3 बार पूछा है। कैसे पूछा बताता हूँ। एक बार पूछा कि ग्लाई ऑक्सीलेट साइकिल किस सेल ऑर्गेनेल में होती है। दूसरी बार पूछा ग्लाई ऑक्सीलेट साइकिल, मतलब वो सेम पेपर है, दूसरी बार पूछा ग्लाई ऑक्सीलेट साइकिल के अंदर क्या प्रोसेस होती है, फैट कार्बोहाइड्रेट में जाता है या कार्बोहाइड्रेट फैट में आता है। इस प्रकार से एक ही क्वेश्चन को 3 बार पूछा गया है। यहाँ पे क्या पूछा, हमारे फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के अंदर इन्होंने पूछा ग्लाई ऑक्सीलेट साइकिल। अभी क्वेश्चन अगर आपको आता है तो आप कर लो सॉल्व, बाकी मैं आपको समझा देता हूँ।
हमारे यहाँ एक साइकिल का नाम है ग्लाई ऑक्जिलेट साइकिल, है ना, तो हम इस साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले याद रखना इस साइकिल की लोकेशन क्या है, इस साइकिल कहाँ पे होती है। आप लोग पढ़ते हो ना कि सर ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होता है, क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में होती है, तो ये कहाँ पे होती है, तो इसकी अगर आपको लोकेशन ध्यान रखनी हो, ध्यान रखना ग्लाई ऑक्जिलेट जो साइकिल होती है, येलो कलर नहीं दिख रहा है, तो ग्लाई ऑक्जिलेट साइकिल है, ये आपके एक तो होती है पर ऑक्सीसोम के अंदर, किसमें होती है, पर ऑक्सीसोम के अंदर ग्लाई ऑक्जिलेट साइकिल होती है। दूसरी ये कहाँ पे मिलेगी आपको, दूसरी ये आपके इस पर ऑक्सीसोम का ये दूसरा नाम आप इसको बोल सकते हो ग्लाई ऑक्सीसोम, क्या बोल सकते हो इसको आप, ग्लाई ऑक्सीसोम भी इसको आप बोल सकते हो, तो ये ग्लाई ऑक्सीसोम के अंदर। और ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होती है, ये साइकिल आपको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा ये साइकिल आपको साइटोसोल के अंदर भी आपको देखने को मिलेगी। ये तो इसकी लोकेशन है जो आपके आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में पूछ रखी है। अब देखो मैं एक लाइन बोल रहा हूँ, ये जो ग्लाई ऑक्जिलेट साइकिल है ये पर ऑक्सीसोम के अंदर होती है, ये तो आपकी होगी इस एनिमल के अंदर है, सॉरी प्लांट के अंदर है ना, ध्यान रखना, ये आपके प्लांट के अंदर होती है। अगर प्लांट का पूछे तो आपके ये होगा, अगर पूछे वो एनिमल का तो आपके आएगा ग्लाई ऑक्सीसोम, है ना, ये एनिमल में। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अब मैं आपको इसका एग्जांपल बताता हूँ। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी में क्वेश्चन पूछा अभी जो हमने दिया 23 वाले में, कि ग्लाई ऑक्जिलेट साइकिल किस सेल ऑर्गेनल के अंदर होती है। बॉटनी का पेपर है, उसने ये नहीं पूछा प्लांट या एनिमल में, लेकिन ध्यान रखना पेपर बॉटनी का ऑप्शन था परऑक्सीसोम, ग्लाई ये आपके ग्लाई परऑक्सीसोम, ग्लाई ऑक्सीसोम, और दो ऑप्शन आपके और थे, अभी मुझे वो याद नहीं आ रहे, इसमें आपके दो ऑप्शन इसमें और दिए हुए थे, अभी मुझे याद नहीं है ना। तो उस समय बॉटनी का पेपर था और हमें उसका आंसर करना था परऑक्सीसोम, क्योंकि प्लांट के अंदर ग्लाई ऑक्जिलेट साइकिल आपके परऑक्सीसोम में होती है, तो आरपीसी ने उसका राइट भी परऑक्सीसोम माना है। क्योंकि अगर जूलॉजी का पेपर होता तो वहां आप ये मान सकते थे, क्योंकि हम उसको एनिमल सेल के रिगार्डिंग उसको हम देखते, तो ये आपके यहाँ यहाँ होती है। फिर इसके बाद आपको इसमें ध्यान रखना है कि ग्लाई ऑक्जिलेट साइकिल में क्या होता है, ये साइकिल क्यों चलती है, इसकी नीड क्या है। तो इस साइकिल के अंदर जो आपकी लिपिड होता है, जो फैट होता है, उसको कन्वर्ट किया जाता है आपके कार्बोहाइड्रेट के अंदर। सर ये कब किया जाएगा और कहाँ किया जाएगा, तो आप इस बात का ध्यान रखना, जब सीड का जर्मिनेशन होगा, जब सीड का जर्मिनेशन होता है, ये भी किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सीड के जर्मिनेशन के समय फैट को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट किया जाता है, और वो परऑक्सीसोम या माइटोकॉन्ड्रिया कहीं पर भी हो सकती है, उस साइकिल का नाम क्या है, तो ग्लाई ऑक्जिलेट साइकिल। तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ग्लाई ऑक्जिलेट का। वापिस सुनो, इसको ऐसे समझो, शॉर्ट के अंदर मैं आपको वापिस बताता हूँ कि जब भी बात आए ग्लाई ऑक्जिलेट साइकिल की, तो ये मैंने लिखा ग्लाई ऑक्जिलेट साइकिल, इसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इसकी लोकेशन क्या है, इसकी लोकेशन परऑक्सीसोम, इसको हम ग्लाइऑक्सीसोम बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और साइटोसोल में होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है, इसके अंदर फैट को कन्वर्ट किया जाता है कार्बोहाइड्रेट में, ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछ रखा है। और तीसरी बात है, ये फैट को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कब किया जाता है, तो जब सीड का जर्मिनेशन होता है उस समय किया जाता है। आया समझ में, तो फैट को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट किया जाता है, इसका राइट आंसर है ये ऑप्शन नंबर सेकंड। इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, जिब्रेलिन जिब्रेलिन वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। अब देखो, ये आपने पढ़ रखा होगा, राइस के प्लांट के अंदर आपने पूरा पढ़ रखा होगा, मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। राइस के प्लांट के अंदर कुछ प्लांट ऐसे थे जो आपके इबोने थे, ड्वार्फ थे, और कुछ प्लांट ऐसे थे जो ज्यादा लंबे हो गए, मतलब वो टॉल हो गए। तो जब उस, मुझे अभी साइंटिस्ट का नाम याद नहीं आ रहा है, तो उन्होंने देखा कि राइस के फील्ड के अंदर कुछ पौधे राइस के लंबे है, कुछ छोटे हैं। तो उन्होंने देखा कि जो लंबे प्लांट थे, इनके अंदर एक डिजीज हो रखी थी, उसका नाम था बेकेनी डिजीज। क्या डिजीज का नाम था, बेकेनी डिजीज, इस डिजीज का नाम था बेकेनी डिजीज। फिर उस साइंटिस्ट ने देखा कि, मुझे अभी उस साइंटिस्ट का नाम याद नहीं आ रहा, मतलब ऐसे सिंपल ही है, तो जो बेकेनी डिजीज हुई थी वो किस कारण से हुई, तो इन्होंने इस बेकेनी डिजीज होने का कारण एक था, एक फंगस था। क्या कारण था, एक फंगी थी, उसके कारण से डिजीज हो रही थी, और उस फंगी का नाम क्या था, उस फंगी का नाम था आपके जिब्रेला, जिब्रेला फ्यूजिकोराई। क्या नाम था,
जिब्रेला फ्यूसिकोराई, उस फंगी का नाम था जिब्रेला फ्यूसिकोराई। तो ये आपके जो जिब्रेलिन का जो नाम पड़ा है, इस फंगी का जो जीनस है, इस जीनस के नाम से पड़ा है। तो ये एक जीनस के नाम से इसका जिब्रेलिन हार्मोन का नाम पड़ा है। अब इसके अलावा जिब्रेलिन हार्मोन के दो तीन क्वेश्चन और आते हैं। इसका फंक्शन क्या क्या है, इसका फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या है। तो बाकी आपने फंक्शन हार्मोन वाले टॉपिक में पढ़ लिए होंगे। इसके जब फंक्शन की बात आती है तो उसका एक फंक्शन आपको ये ध्यान रखना है कि जिब्रेलिन हार्मोन के फंक्शन में एक उसका होता है ब्लोटिंग, ब्लोटिंग इफेक्ट। जिब्रेलिन हार्मोन ब्लोटिंग इफेक्ट के लिए जाना जाता है। अब अगला क्वेश्चन है सर ब्लोटिंग इफेक्ट क्या होता है। तो ब्लोटिंग इफेक्ट का मतलब होता है स्टेम के चारों ओर लीफ का पाया जाना, स्टेम के चारों ओर लीफ का अरेंजमेंट, मतलब राउंड सर्कल के रूप में। ये जैसे कोई स्टेम है, इसके चारों ओर यहाँ इस प्रकार से लीफ बनना, ये जिब्रेलिन के कारण होता है, इसको कहते हैं ब्लोटिंग इफेक्ट। इसके अलावा और क्या से जिब्रेलिन कहाँ पे काम आता है, तो ये ध्यान रखना, जो जिब्रेलिन हार्मोन होता है इसके दो काम करता है। ये आपके इंड्यूस करता है, या मैं कह सकता हूँ प्रमोट करता है, दूसरा होता है इनहिबिट करता है। तो जिब्रेलिन हार्मोन प्रमोट करता है आपके, या प्रमोटिंग करता है, प्रमोटिंग, जिब्रेलिन हार्मोन प्रमोटिंग फ्लोरिंग। और इसके अलावा जिब्रेलिन हार्मोन इनहिबिट करता है, इनहिबिट फ्लोरिंग। जिब्रेलिन आपके जो लॉन्ग डे प्लांट होते हैं, लॉन्ग डे प्लांट के अंदर तो ये फ्लोरिंग को प्रमोट करता है, और जो आपके शॉर्ट डे प्लांट होते हैं इसके अंदर ये हार्मोन को फ्लोरिंग को क्या करता है, ये इनहिबिट करता है। ये आपके जिब्रेलिन हार्मोन होता है जो आपके इसके अंदर ये उसको प्रमोट और इनहिबिट करता है। यहाँ तक आया समझ में। तो शॉर्ट डे प्लांट के अंदर ये इसको इनहिबिट करेगा फ्लोरिंग को, और लॉन्ग डे प्लांट के अंदर ये इसको क्या करता है, इसको प्रमोट करता है कि फ्लोवर ज्यादा आए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जिब्रेलिन का जो नाम ये फंगस के नाम पे दिया गया है। इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाए, अच्छा क्वेश्चन है। करो इस क्वेश्चन को सोल्व, अच्छा क्वेश्चन, और कई बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछ रखा है। अब देखो मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कराता हूँ आपको ना। हार्मोन कौन सी बात हो रही है, इसका आंसर आपको पता ही होगा। इसका आंसर है सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज, इसको हम शॉर्टकट बोल सकते हैं सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज, है ना। इसके बारे में यहाँ होगा, आपने पढ़ी होगी क्रेब साइकिल। क्या पढ़ी होगी आपने, क्रेब साइकिल। उम्मीद करता हूँ आप सबने पढ़ी होगी क्रेब साइकिल। अब इस जब क्रेब साइकिल में एक इसमें स्टेप आता है, एक इसके अंदर इंपॉर्टेंट स्टेप आता है, उस स्टेप का नाम होता है FADH2 फॉर्मेशन। जब FADH2 का फॉर्मेशन होता है, जब FADH2 का फॉर्मेशन होता है, ये एंजाइम इसमें हेल्प करता है ना, ये एंजाइम इसमें क्या करता है, हेल्प करता है, ध्यान रखना। आगे ये लिख लेंगे। जब FADH2 का फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पर एक एंजाइम आता है, एक इंपॉर्टेंट एंजाइम आता है, उस एंजाइम का नाम है आपके सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज। क्या नाम है, सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज। अब एग्जाम में क्वेश्चन इससे क्या क्या आ रखे, देखो सबसे पहले इसे क्वेश्चन आ रखा है इसकी लोकेशन, ये एंजाइम कहाँ पर पाया जाता है। तो आपको पता है कि ये एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। आई का मतलब इनर, एम का मतलब मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे पाया जाता है। सर माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे पाया जाता है, ठीक है माना। इस एंजाइम का को फैक्टर कौन होता है, ये एग्जाम में पूछा हुआ है। तो इस एंजाइम का जो को फैक्टर होता है, इस एंजाइम का जो को फैक्टर होता है वो आपके होता है FAD होता है। कौन होता है, FAD होता है। सर इस एंजाइम का इनहिबिटर कौन है, इस एंजाइम का इनहिबिटर कौन है, तो जब इसके इनहिबिटर की बात आएगी तो यहाँ पे आपके काम करेगा मेलोनेट। कौन काम करेगा, मेलोनेट करके, मेलोनिक एसिड ये काम करेगा। और ये भी पूछा हुआ है, ये जो मेलोनेट होता है ये इसका कम्पिटेटिव इनहिबिटर है। कैसा है, कम्पिटेटिव इनहिबिटर है। ये आपने पढ़ा होगा एंजाइम के अंदर, आपने जब एंजाइम टॉपिक पढ़ा होगा
वहां आपने पढ़ा होगा एंजाइम के अंदर कुछ इनहिबिटर होते हैं, वो कैसे कैसे काम करते हैं, और ये पीवाईक्यू है, ये भी पूछ रखा, ये भी पूछ रखा, ये भी पूछ रखा है, और ये वाला नहीं पूछा हुआ अभी, है ना। अब देखो सर ये एंजाइम काम क्या करता है माइटोकॉन्ड्रिया के इंटर मेम्ब्रेन में, तो आपने पढ़ा होगा एक स्टेप होता है सक्सिनेट, सक्सिनेट, जो सक्सिनेट एसिड होता है, इस सक्सिनेट एसिड को ये आपके कन्वर्ट करेगा फ्यूमेरेट के अंदर, किसमें बदलेगा, फ्यूमेरेट के अंदर, ये इसको फ्यूमेरेट में बदलता है। यह एंजाइम काम करेगा सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि यहाँ पर दो एफ यूज होंगे, सॉरी दो एफ लगेंगे और दो FADH2 बन जाएंगे, आया समझ में। और इसी एंजाइम को हम कहते हैं मार्कर एंजाइम, इसी एंजाइम को हम क्रेब्स साइकिल का मार्कर एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, तो ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि क्रेब्स साइकिल के मार्कर एंजाइम के रूप में कौन सा एंजाइम जाना जाता है, तो मार्कर एंजाइम के रूप में सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। आप देखो इसका नाम क्यों पड़ा है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, सक्सिनेट ये इसका सबस्ट्रेट है, इससे प्रोटॉन को बाहर निकालेगा, मतलब हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा, तो नाम पड़ा डिहाइड्रोजनेज। तो ये एक प्रोटॉन, दो प्रोटॉन इसको दिए तो FAD से बन गया FADH2। अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर क्रेब साइकिल के बाकी वाले सभी के सभी एंजाइम उसकी माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में पाए जाते हैं, लेकिन ये एंजाइम इस माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे क्यों पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो FADH2 बनता है, इस FADH2 को आगे कहाँ जाना है, इसको आगे चल के ATP का निर्माण करना है। ATP कहाँ बनेगी, ETS के अंदर बनेगी। तो ये जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज होता है ये आपके ETS का भी एंजाइम है। तो अब FADH2 माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में बन रहा है, जब इसका एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पाया जा रहा है, इसका मतलब FADH2 का निर्माण भी माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में होगा। और ETS कहाँ चलती मुझे बताओ आप, ETS चलती है इनर मेम्ब्रेन के अंदर। तो अगर FADH2 उस इनर मेम्ब्रेन के अंदर ही बन रहा है, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं FADH2 के, वो ETS के अंदर हम उसको इजी वे के अंदर या एक बेहतर तरीके से उसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं, इसलिए ये आपके इनर मेम्ब्रेन में बनता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आ रखे हैं, इसका आंसर हो जाएगा सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, सिंपल क्वेश्चन है। Which of the following pair of element are responsible for splitting of water and evolution of oxygen in photosynthesis? आपने पढ़ी होगी, अगर आपने नेट का पढ़ रखा है तो एक आती है कोक हाइपोथेसिस, वो ये बताती है कि आपने यही पढ़ा होगा कि PS2 करके फोटो सिस्टम सेकेंड के पास में, इसमें यहाँ पर वाटर का फोटोलाइसिस होता है या स्प्लिटिंग होती है, ये आपने सब फोटोसिंथेसिस पढ़ रखा होगा ना। ये पूछ रहा है कि इस वाटर के स्प्लिटिंग के अंदर कौन कौन से खनिज लवण भाग लेते हैं या कौन कौन से तत्व रेस्पॉन्सिबल है। तो आपको पता है उसके अंदर एक तो आपके होता है मैग्नीज, एक होता है क्लोराइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके मैग्नीज और क्लोराइड, ऑप्शन नंबर 4, कोक हाइपोथेसिस। इस वाटर स्प्लिटिंग या वाटर फोटोलाइसिस से दो क्वेश्चन आ रखे हैं। एक तो ये आ रखा है कि ये वाटर का स्प्लिटिंग PS1 के पास होता है या PS2 के पास में, तो आपको पता है कि ये PS2 के पास में होता है। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछ रखा है कि इसमें कौन कौन से तत्व भाग लेते हैं, कौन कौन से एलिमेंट, तो इसमें मैग्नीज और क्लोराइड आयन भाग लेते हैं। इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाए, अच्छा क्वेश्चन है, करो इस क्वेश्चन को सोल्व। मैं इतने में पानी पी लेता हूँ, आप लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करो। अब ये आपको अगर याद है तो ये क्वेश्चन आपसे सोल्व होगा। तो मुझे इसमें एक याद आ रहा है कि मुझे ये क्या पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, अच्छा के बैक्टीरिया दे रखे हैं और उसके कार्य के साथ में उसको मिलान करना है। मुझे इसमें थायोबैसिलस के बारे में पता है ना, तो मुझे ये पता है कि जो थायोबैसिलस होता है वो डीनाइट्रिफिकेशन का काम करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के दौरान, ये डीनाइट्रिफिकेशन करता है। इसका मतलब डी का हो जाएगा आपके, अच्छा ये मतलब सही है, मिलान करनी है हमें, इसका मतलब डी सही है। तो आप देखो सही कहाँ कहाँ आ रहा है, डी इसमें नहीं आ रहा तो हमारा ये कट हो गया, डी इसमें भी नहीं आ रहा ये भी कट हो गया। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं। अब इसके अलावा एक एंजाइम आ रहा है आपके नाइट्रोसोमोनास, दूसरा है आपके नॉस्टॉक और तीसरा एजोटोबैक्टर। अगर आपने नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ा अच्छे से तो उसमें आपने ये पढ़ा होगा कि सबसे पहले जो आपके नाइट्राइट होती है,
इसको कन्वर्ट किया जाता है नाइट्रेट के अंदर, और फिर नाइट्रेट को कन्वर्ट किया जाता है आगे वापस अमोनियम आयन के अंदर। ये आपने पढ़ रखा होगा, ये सब है ना। सॉरी सॉरी, ये उल्टा कर दिया। आपने पढ़ा होगा कि अमोनियम आयन जो होता है, इस अमोनियम आयन को कन्वर्ट किया जाता है आपके नाइट्राइट के अंदर, नाइट्राइट में, और इस नाइट्राइट को फिर आगे आपके कन्वर्ट किया जाता है नाइट्रेट के अंदर, और इस नाइट्रेट को आगे प्लांट एब्जॉर्ब करता है रूट के द्वारा। यहाँ पर जो एंजाइम काम करते हैं वो आपके, एक एंजाइम काम करता है नाइट्रोसोमोनास, एक एंजाइम काम करता है नाइट्रोकोकस, या आपके एंजाइम काम करता है नाइट्रोबैक्टर। अब क्वेश्चन क्या पूछा इसने, नाइट्रोसोमोनास जो यहाँ पे काम करता है अमोनिया को वो नाइट्राइट में बदलता है। क्या दे रखा है, कन्वर्ट नाइट्राइट इनटू नाइट्रेट। इस लाइन का मतलब ये है कि NO2 को NO3 के अंदर कन्वर्ट करना, मतलब नाइट्राइट को नाइट्रेट में। हमने अभी पढ़ा कि यहाँ पर एंजाइम काम करेगा नाइट्रोबैक्टर। तो क्या ये बात सही है? नहीं, क्योंकि नाइट्रोसोमोनास अमोनियम आयन को नाइट्राइट में कन्वर्ट करने में काम आता है। इसका मतलब ये गलत है। ठीक है, फिर देखो नॉस्टॉक। नॉस्टॉक जो आपके जो बैक्टीरिया होता है, ये फ्री लिविंग भी होता है और ये सिम्बायोसिस भी करता है। नॉस्टॉक के पास में दो टाइप की कैपेसिटी होती है। अगर ये साइकस के साथ में है तो उसकी कोरोलोइड रूट के साथ में ये सिम्बायोसिस के रूप में वहां पाया जाएगा, और अगर ये फ्री लिविंग भी, ये सोइल के अंदर जीवित रह सकता है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है। अब जो एजोटोबैक्टर होता है, ये आपके एजोटोबैक्टर एनएरोबिक नहीं, एक प्रकार का एरोबिक बैक्टीरिया होता है। ये आपके गलत है। तो सही आंसर हो जाएंगे बी और डी। तो बी और डी कहाँ पे आ रहे हैं? ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही हो जाएगा, ये गलत है। तो इसका थर्ड नंबर ऑप्शन सही होगा। आया समझ में आपको ये? फिर भी समझ नहीं आया तो एक बार वापस से अपने नोट्स को पढ़ लेना। इस नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले टॉपिक से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते बताता हूँ। अभी तक फर्स्ट ईयर के अंदर आपके 5 क्वेश्चन आ रखे हैं ना, यहाँ से 5 क्वेश्चन आए हैं। एक बैक्टीरिया वाला आ रखा है, ये तो पूरा क्वेश्चन बैक्टीरिया का दे रखा है इन्होंने। दूसरा इन्होंने पूछ रखा कितनी एटीपी चाहिए, वहां से आ रखा है। और एक आपके आ रखा है जो आपके बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, जो सिग्नलिंग चलती है, उसके ऊपर आ रखा है। इस क्वेश्चन को सोल्व करो। करो इस क्वेश्चन को सोल्व, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप अच्छे से इसको सोल्व कर दोगे। तो ये आपने पढ़ रखा होगा कि डीपीडी के बारे में आपने पढ़ रखा होगा। अब देखो मैं यहाँ बता देता हूँ डीपीडी के बारे में ना सबसे पहले। अब आपको पता होगा कि डीपीडी शब्द किसने दिया। जब डीपीडी शब्द की बात आती है, ये जो टर्म देने वाले साइंटिस्ट का नाम था मेयर। क्या नाम था इनका? मेयर था। ठीक है, अब इस डीपीडी को हमने इसको मेयर, इस डीपीडी का दूसरा नाम क्या है, इस डीपीडी का अदर नेम क्या है? तो आपने ये अपने नोट्स में या बुक में कहीं पढ़ा होगा। इसका जो अदर नेम होता है वो आपके होता है सक्शन प्रेशर। क्या होता है इसका दूसरा नाम? सक्शन प्रेशर, जिसको हम सूचक दाब बोलते हैं, तो हम सक्शन प्रेशर बोलते हैं। सक्शन प्रेशर है ना, इसको हम सक्शन प्रेशर बोलते हैं। अब सर देखो डीपीडी क्या होती है। आप देखो डीपीडी क्या है, डीपीडी का मतलब क्या है? डीपीडी का मतलब होता है पानी की आवश्यकता या वाटर की नीड, नीड वाटर। अब जैसे मेरे पास ये एक कोई सेल है, ये सेल ए है, ये मेरे पास कोई दूसरी सेल है जिसको मैं बोलूंगा सेल बी। इस सेल के अंदर मैंने जो पानी भर रखा ये पूरा प्योर वाटर है। इस सेल में क्या भर रखा हमने? प्योर वाटर है। इस सेल में प्योर वाटर है, इस सेल में प्योर वाटर था। मैंने इस प्योर वाटर के अंदर आपके ऊपर से इसमें थोड़ा बहुत सोल्यूट मिला दिया, तो ये आपके हो जाएगा एक सॉल्यूशन हो जाएगा। अब अब वो आपको कई बार ये क्वेश्चन पूछ रखा है कि एक प्योर वाटर की डीपीडी क्या होगी और सॉल्यूशन की डीपीडी क्या होती है। अब देखो डीपीडी का मतलब क्या है, इस कॉन्सेप्ट को समझो आप। डीपीडी का मतलब होता है किसी भी सेल को कितना पानी चाहिए या पानी की आवश्यकता कितनी है, उसको हम बोलेंगे डीपीडी। जिस सेल को पानी कम चाहिए, इसका मतलब उसका डीपीडी कम है। जिस सेल को पानी ज्यादा चाहिए, इसका मतलब उसका डीपीडी ज्यादा है। अब आप इसको समझो, यहाँ पर इस सेल ए के अंदर पूरा का पूरा प्योर पानी है, पूरा का पूरा प्योर वाटर है। इसका मतलब इसको किसी भी प्रकार से पानी की आवश्यकता नहीं है। अब ये सेल पूरा प्योर वाटर इसके पास में, इसका मतलब इसका डीपीडी हो जाएगा 0। है समझ में? मैंने क्या किया, मैंने इस सेल ए के अंदर, अब मैंने इस सेल ए के अंदर मैंने बाहर से कोई सोल्यूट डाल दिया, मैंने NaCl डाल दिया या मैंने कोई शुगर डाल दी।
जैसे ही मैंने इसके अंदर बाहर से सोल्यूट डाला, तो आप मानो कि जैसे इस सेल के अंदर पहले वाटर के 100 मॉलिक्यूल थे, पहले वाटर के 100 मॉलिक्यूल थे, मैंने बाहर से इसके अंदर 20 मॉलिक्यूल डाल दिए, आपके शुगर के डाल दिए। तो वाटर के 100 मॉलिक्यूल जो पहले फ्री थे, अब यहाँ पर 80 मॉलिक्यूल वाटर के फ्री हो जाएंगे, क्योंकि 20 मॉलिक्यूल को इस जो शुगर जो मैंने सोल्यूट डाला उन्होंने उसको ये पकड़ लिया साइड से। कहने का मतलब डीपीडी का मतलब है सोल्यूट के द्वारा या शुगर के द्वारा पानी को अपनी ओर खींचना, उसको हम बोलेंगे डीपीडी। अब आप देखो यहाँ पर वाटर के 100 मॉलिक्यूल है, यहाँ पर वाटर के 80 मॉलिक्यूल है। मुझे बताओ पानी किधर से किधर जाएगा, पानी इधर आएगा या इधर जाएगा? तो आपको पता है कि पानी हमेशा अपनी हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेट की ओर जा रहा है। इसका मतलब पानी इधर ज्यादा है, इधर कम है। यहाँ 100 मॉलिक्यूल है, यहाँ 80 मॉलिक्यूल है। इसका मतलब वाटर किधर आएगा? सेल ए से सेल बी की ओर आएगा, है ना। वाटर सेल ए से सेल बी की ओर आएगा। इसका मतलब इस अब वाटर इधर आ रहा है, इसके अंदर हमने सोल्यूट डाला है, इसका मतलब सेल बी को पानी की आवश्यकता है। इसका मतलब इसका डीपीडी का मान ज्यादा होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि वाटर हमेशा लो डीपीडी से हाई डीपीडी जाता है। वाटर हमेशा लो डीपीडी से हाई डीपीडी जाता है। आया समझ में ये आपको टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट? तो इसने देखा है, पूछा है कि डीपीडी क्या होती है। इसका मतलब ये पूछ रहा है कि डीपीडी का दूसरा नाम क्या है। तो यहाँ नीचे दे रखा है डीपीडी का दूसरा नाम, इसका सिनोनिम्स होता है सक्शन प्रेशर या सूचक दाब। अब ये भी किसी एग्जाम में पूछा हुआ शायद, इस सक्शन प्रेशर टर्म किसने दी थी? ध्यान रखना, सक्शन प्रेशर जो है ये टर्म किसने दी थी? इस टर्म को देने वाले वैज्ञानिक का नाम था रेनर। क्या नाम था इसका? इनका नाम था आपके रेनर, उन्होंने ये टर्म दी थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इस क्वेश्चन को सोल्व करो। इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाए। अभी सोल्व नहीं हुआ तो आप पहले इसको समझो, उसके बाद सोल्व करना, है ना। मेरे पास ये एक कोई लीफ है, अब देखो ये मेरे पास कोई एक लीफ है, ये लीफ के ऊपर स्टोमेटा है, ठीक है। अब लीफ के अंदर क्या होगा? लीफ के अंदर पानी होगा, लीफ के अंदर इसका वाटर होगा। ये लीफ के अंदर क्या है? वाटर है। बाहर क्या है? लीफ के बाहर लीफ के CO2 है, हमें पता है एनवायरनमेंट में CO2 है। स्टोमेटा का काम क्या होता है? स्टोमेटा से CO2 अंदर आएगी। जब लीफ में स्टोमेटा से CO2 अंदर आती है, उस समय यहाँ से इस लीफ के अंदर से वाटर, प्योर वाटर वेपर के रूप में बाहर निकलता है। H2 यहाँ से बाहर निकलेगा, CO2 आपके अंदर आ जाएगी। अब देखो मैं बताता हूँ ट्रांसपीरेशन का मतलब क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन का मतलब क्या होता है। वाष्पोत्सर्जन का मतलब होता है जब स्टोमेटा के द्वारा प्योर वाटर, स्टोमेटा के द्वारा प्योर वाटर बाहर एनवायरनमेंट में निकलता है, उसको हम बोलेंगे वाष्पोत्सर्जन या वाटर लॉस होता है। या मैं ऐसे बोल सकता हूँ वाटर लॉस फ्रॉम स्टोमेटा इन प्योर फॉर्म। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि सर वाटर लॉस केवल सिंगल होता है या ये किसी के साथ में कपल रिएक्शन है? तो ध्यान रखना, जब स्टोमेटा ओपन होंगे तो CO2 अंदर आएगी, CO2 को प्लांट अंदर लेगा, उसके रेस्पॉन्स में वो यहाँ से वाटर को लॉस करेगा। तो आपने पढ़ा होगा कि कैम प्लांट रात में फोटोसिंथेसिस करते हैं क्योंकि दिन में स्टोमेटा बंद रखते हैं। अगर कैम प्लांट ने दिन में स्टोमेटा ओपन कर दिए तो जब CO2 को अंदर लेगा तो वाटर उसके साथ में बाहर निकल जाएगा, इसलिए वाटर लॉस होगा। अब देखो ये तो ये प्रोसेस हो गई। अब मुझे बताओ एक प्लांट सेल को पानी की आवश्यकता कहाँ कहाँ होती है? तो आपको पता है कि प्लांट सेल को पानी की आवश्यकता आपके जो होती है, तुम इधर बताता हूँ, है ना। अब देखो जो ट्रांसपीरेशन होता है, जो ट्रांसपीरेशन होता है, जो वाष्पोत्सर्जन होता है, इसके बारे में कुछ बातें जान रखो आप। जब वाष्पोत्सर्जन की बात आती है तो ट्रांसपीरेशन में क्या होता है, इसमें मैंने आपको बता दिया प्योर वाटर लॉस होता है, CO2 के साथ में ये कपल होता है। उसके बाद आपको ध्यान रखना ये किस किस में हेल्प करता है, ये वाष्पोत्सर्जन एक प्लांट को किस किस में हेल्प करता है। तो आपको पता है कि जब ऊपर से पानी बाहर निकलेगा, जब इस स्टोमेटा से पानी बाहर निकलेगा तो प्लांट नीचे से पानी और ज्यादा ऊपर खींचेगा, नेगेटिव प्रेशर बनेगा, आपने पढ़ा होगा ये एनाटॉमी के अंदर। तो ये इसका मतलब इसको फोटोसिंथेसिस के अंदर भी प्लांट के अपने पानी काम आता है। इसका मतलब ये इसकी फोटोसिंथेसिस के अंदर भी हेल्प करता है।
ये इसके फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो दूसरा हेल्प क्या करता है, प्लांट जो वाष्पोत्सर्जन जितना ज्यादा होगा उतना प्लांट की रूट के द्वारा नीचे से पानी को ज्यादा एब्जॉर्ब किया जाएगा, मतलब नीचे से पानी को ज्यादा असेंट ऑफ सेव किया जाएगा। इसका मतलब वाटर, अब जल के साथ में क्या आते हैं, मिनरल्स आते हैं, तो वाटर एंड मिनरल्स के अपटेक के अंदर हेल्प करता है, अपटेक के अंदर ये हेल्प करता है। यहाँ तक समझ आया। अगली बात देखो आप, मुझे बताओ जब हमारी बॉडी में पसीना होता है तो हमारी बॉडी गर्म होती है या ठंडी होती है उसके बाद में, तो हमें पता है कि जब पसीना होता है तो हमें कूलिंग फील होती है। इसका मतलब ये लीफ की सरफेस को क्या करती है, ये ठंडा करती है। तो ये लीफ की सरफेस को, ये आपके लीफ की सरफेस को ये कूलिंग प्रोवाइड कराती है, लीफ की सरफेस को ये आपके कूलिंग प्रोवाइड कराती है, यानी इसको ठंडा करती है। आया समझ में, लीफ की सरफेस को ये कूलिंग प्रोवाइड कराती है, इसको ये ठंडा करती है। उसके अलावा और क्या काम करती है आपके ट्रांसपीरेशन, ये हो गया ठीक है, ट्रांसपीरेशन पुल बनता है। और हाँ एक काम और है, ये सेल की टर्जिडिटी बनाती है। क्या बनाती है, सेल की टर्जिडिटी, सेल की टर्जिडिटी बनाने में भी हेल्प करती है। अब तो आप देख लो इसके काम कि वाष्पोत्सर्जन का कौन सा कथन सही है। ये प्रकाश संश्लेषण के लिए जल उपलब्ध है, सही बात है। ये ट्रांसमिशन पुल बनाती है, ये बात भी सही है। ऊपर से एक फोर्स बनेगा, ये खनिजों का परिवहन, ये बात भी सही है। इट हीट लीफ सरफेस, ये हीट लीफ की सरफेस को हीट नहीं करती, उसको ये ठंडा करती है, कूलिंग, तो ये स्टेटमेंट गलत है। और फिर है इट इट मेंटेन सेल टर्जिडिटी, ये बात भी सही है। तो यहाँ पर आपके 1, 2, 3 और 5 सही है। 1, 4 ये वाला, हाँ ये वाला सही है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 1, 2, 3 और 5 वाला जो है ये आपके सही है। अब सेकंड गेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रखा है कि ट्रांसपीरेशन का मापन किसके द्वारा करेंगे। इसको मापने के लिए क्या यूज करते हैं, अगर आपको इसका मापन करना है, आपको इसका मेजरमेंट करना है, उसके लिए हम यूज करते हैं पोटोमीटर। क्या यूज करते हैं हम, पोटोमीटर। ये एग्जाम में पूछ रखा है कि पोटोमीटर का यूज किया जाता है ट्रांसपीरेशन को मापने के लिए। अगले क्वेश्चन को सोल्व करो। ये आपके अभी वाला जो एग्जाम था ना, ये जो लेटेस्ट 2025 वाला, उसके अंदर क्वेश्चन आ रखे फर्स्ट ग्रेड के। इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाए, इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाए। अब आप में से अगर किसी को लिंक रिएक्शन, इस देखो इस क्वेश्चन को सोल्व ऐसा करना है। आप देखो कि यहाँ दे रखे है सबस्ट्रेट, नीचे दे रखे आपके इसके प्रोडक्ट। आप देखो कि सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट में से कौन से आपको जाने पहचाने लग रहे हैं, किस किसके साथ में आप ज्यादा आपने जिसके बारे में पढ़ रखा होगा। तो मैंने ज्यादा पढ़ रखा पायरुवेट के बारे में कि ग्लाइकोलाइसिस होती है, ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है। फिर उसके बाद मुझे पता है कि पायरुवेट से आगे चलती है लिंक रिएक्शन। क्या चलती है, लिंक रिएक्शन चलती है। मुझे पता है कि लिंक रिएक्शन का प्रोडक्ट होता है आपके एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है। ये तो मुझे पता है। अच्छा ठीक है, तो मैं सोल्व कर देता हूँ अब। ये पड़ा आपके एसिटाइल कोएंजाइम ए, तो पायरुवेट का आपके हो जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए। इसका मतलब ए का हो जाएगा 2 नंबर। अब आप मेल करो कहाँ कहाँ आ रहा है, यहाँ ए का एक आ रहा है, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये मेरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब इसका मतलब, अब यहाँ पे क्या क्या बनती है, यहाँ पर आपके 2 NADH बनते हैं, सॉरी यहाँ पर आपके 2, यहाँ पर आपके 2 NADH बनते हैं। और ये जो अल्फा कीटो ग्लूटेरेट है, ये मुझे क्रेब साइकिल याद आ रही है। ये अगर आपको क्रेब साइकिल याद है तो ही आप ये कर पाओगे क्वेश्चन पूरा। ये जो अल्फा कीटो ग्लूटेरेट है, इस अल्फा कीटो ग्लूटेरेट के ऊपर एक एंजाइम काम करता है, अल्फा कीटो ग्लूटेरेट डीहाइड्रोजिनेज। इसका प्रोडक्ट बनता है आपके इसके अंदर ये सक्सिनाइल को एंजाइम, सक्सिनाइल को एंजाइम ए बनता है। तो इसका आपके हो जाएगा, ये आपके हो जाएगा इसका सक्सिनाइल को एंजाइम ए। सक्सीनेट जो होता है हमने अभी पढ़ा था, इसके ऊपर सक्सीनेट डीहाइड्रोजन एंजाइम काम करता है जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है। तो सक्सीनेट से आगे चल के आपके क्या निर्माण होगा, आपके फ्यूमेरेट का निर्माण हो रहा था, या आपके बन रही थी FADH2 बन रहा था। क्या बन रहा था, FADH2 बन रहा था। फिर आपका मेलेट, मेलेट जो होता है वो आगे चल के आपके किस में कन्वर्ट होता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के अंदर। तो अब आपकी इक्वेशन आप इसको मिलाओगे, अगर आपको क्रेब साइकिल पूरी याद है तो आप इजी से कर पाओगे। और अगर आप में थोड़ा बहुत भेजा है, माइंड है, दिमाग है,
तो आप लिंक रिएक्शन अगर आपको याद है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर दोगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इस क्वेश्चन को सोल्व करो। इस बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को सोल्व करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। करो इस क्वेश्चन को सोल्व। सोल्व बाद में करना। अगर आपको आता है तब कर पाओगे, नहीं आता तो सोल्व नहीं कर पाओगे। पहले इधर आओ। देखो एक शब्द आ रहा है इसमें एंटागोनिस्ट। इसका मतलब क्या आप देखो, यानी एंटागोनिस्ट का मतलब क्या पहले ये समझो। एंटागोनिस्ट का मतलब होता है एक दूसरे के विरोधी। जैसे कोई आपका फ्रेंड है, वो आपके ऑपोजिट बोलता है, मतलब जो काम आप करते हो वो उसके उल्टा काम करता है, उसको हम बोलेंगे एंटागोनिस्ट। अब देखो हार्मोन कौन कौन से एंटागोनिस्ट है, यहाँ पर आपको दो कॉन्सेप्ट ध्यान में रखने हैं। एक हार्मोन आपके होता है एब्सिसिक एसिड हार्मोन। हार्मोन का नाम क्या है? एब्सिसिक एसिड। और ये हार्मोन एब्सिसिक एसिड एंटागोनिस्ट आपके होता है जिब्रेलिन हार्मोन के। सर ये कैसे होता है? तो ये जो एब्सिसिक एसिड जो हार्मोन होता है और जो जिब्रेलिक एसिड हार्मोन होता है, दोनों के काम उल्टे उल्टे हैं। अब जो आपको पता होगा, जो जिब्रेलिक एसिड हार्मोन होता है ये पॉजिटिव काम करता है, और जो एब्सिसिक एसिड है ये नेगेटिव काम करता है। आपने कई बार पढ़ रखा होगा कि जिब्रेलिन हार्मोन जो होता है ये हेल्प करता है सीड जर्मिनेशन के अंदर। किसमें हेल्प करता है? सीड जर्मिनेशन के अंदर ये हेल्प करता है। ये आपके सीड जर्मिनेशन के अंदर क्या करता है? हेल्प करता है। और जो आपके एब्सिसिक एसिड हार्मोन होता है ये इसका उल्टा काम करता है। इसका उल्टा काम क्या होगा? ये सीड डोरमेंसी करता है। सीड डोरमेंसी ये आपके कोज करता है। ये आपके सीड डोरमेंसी को कोज करता है, ये सीड जर्मिनेशन को करता है। तो एब्सिसिक एसिड हार्मोन का आपके एंटागोनिस्ट हो जाएगा जिब्रेलिन हार्मोन। इसका आंसर ये हो गया। अब आप सोचो कि बाई चांस उस एग्जामिनर ने क्वेश्चन ये पूछ लिया कि साइटोकाइनिन हार्मोन जो होता है इसका एंटागोनिस्ट हार्मोन कौन सा होता है? बताओ मुझे अगर आपको आ रहा है तो। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये तो फर्स्ट ग्रेड में पूछ रखा, इस बार ये पूछ सकता है कि साइटोकाइनिन हार्मोन का एंटागोनिस्ट हार्मोन कौन सा है। तो अगर आपको आता है तो मुझे बता दो, कमेंट सेक्शन में लिख देना। इसका जो एंटागोनिस्ट आपके होता है वो आपके होता है इथाइलिन हार्मोन। कौन सा होता है? इथाइलिन हार्मोन। तो इथाइलिन हार्मोन होता है इसका एंटागोनिस्ट है। साइटोकाइनिन क्या करता है? ये पॉजिटिव काम करता है। और जो इथाइलिन क्या करता है? ये साइटोकाइनिन के नेगेटिव काम करता है। सर साइटोकाइनिन का काम क्या है? तो साइटोकाइनिन का काम होता है सेल डिवीजन करना। आपको पता है ना, साइटोकाइनिन सेल डिवीजन में हेल्प करता है। इसका मतलब ये क्या करता है? ये सेल डिवीजन को रोकता है या इसको इनहिबिट करता है। ये सेल डिवीजन को इनहिबिट या इसको रोकता है। तो याद करना, ध्यान रखना, जिब्रेलिन एंटागोनिस्ट एब्सिसिक एसिड का है, किस काम के लिए एंटागोनिस्ट वो ध्यान रखना। और साइटोकाइनिन इथाइलिन का है, ये भी ध्यान रखना। आया समझ में ये कॉन्सेप्ट आपको? इसका आंसर हो जाएगा ये। और अगर पूछ लिया ना कि साइटोकाइनिन का एंटागोनिस्ट कौन सा, तो इथाइलिन हो जाएगा। आया समझ में ये क्वेश्चन? अगले क्वेश्चन को सोल्व करो। तो मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ आपके। अब आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और इसको सोल्व करो। नॉर्मल क्वेश्चन है, आप सबको ये आता है कि खरपतवार नाशी कौन सा है, निम्न में से कौन सा खरपतवार नाशी है? निम्न में से कौन सा? तो आप सभी को पता है। ये सभी जो एग्जाम्पल यहाँ दे रखे, ये सभी किसके एग्जाम्पल है? ये सभी आपके ऑक्सिन हार्मोन के एग्जाम्पल है। इंडोल ब्यूटारिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड और नेप्थेलिन एसिटिक एसिड। इसका फुल फॉर्म शायद है 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो आपके जो ये 2,4-D होता है ये खरपतवार नाशी यानी वीड किलर के रूप में जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा 2,4-D। कई बार पूछ रखा है। अब एक बार किसी एग्जाम में ये भी पूछ रखा है कि कौन सा ऑक्सीजन जो होता है वो सबसे ज्यादा बायोएक्टिव होता है। तो ध्यान रखना, जो इंडोल एसिटिक एसिड है ये जो होता है ये आपके बायो एक्टिव होता है। कैसा होता है? बायो एक्टिव। ये जो Na होता है ये आपके आर्टिफिशियल होता है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के अंदर पूछ रखा है फर्स्ट ग्रेड में। आर्टिफिशियल या मैं इसको बोल सकता हूँ कृत्रिम हार्मोन या सिंथेटिक हार्मोन। ये इंडोल ब्यूटारिक एसिड ये आपके बायो एक्टिव होता है और ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो इसका ये हो जाएगा। इसको मैं वापस करता हूँ आपके क्लियर। इस क्वेश्चन को सोल्व करो आप लोग।
सोल्व इसको आप खुद करोगे, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, प्लांट वाटर रिलेशन का है, ये फर्स्ट ग्रेड में पूछ रखा है। अब यहाँ पे दो चीजें आती, एक तो आपके आती है डीपीडी, इसका हो जाएगा ओपी माइनस टीपी। जब डीपीडी की बात आएगी तो वाटर जो होगा वो आपके लो डीपीडी से पानी जाएगा आपके हाई डीपीडी की ओर। ये आपने पहले पढ़ रखा होगा कि लो डीपीडी से हाई डीपीडी जाएगा। लो डीपीडी का मतलब है इस सेल के अंदर पानी की मात्रा अधिक होगी, और हाई डीपीडी का मतलब है इसको पानी की नीड है, मतलब पानी की मात्रा कम होगी। एक कॉन्सेप्ट आपके पास ये है। दूसरा कॉन्सेप्ट आता है, आपने पढ़ा होगा वाटर पोटेंशियल के अंदर, इसमें हम पढ़ते हैं प्रेशर सॉरी इसमें हम पढ़ते हैं प्रेशर पोटेंशियल प्लस ऑस्मोटिक ऑस्मोटिक पोटेंशियल, है ना, या सॉलिड पोटेंशियल, ये कॉन्सेप्ट। अब इस वाटर पोटेंशियल में मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज होते हैं। तो वाटर पोटेंशियल में जो पानी होगा आपके वो हायर वाटर पोटेंशियल से, मतलब हायर वाटर पोटेंशियल से ये आपके जाएगा पानी लो वाटर पोटेंशियल की ओर। किधर जाएगा? लो वाटर पोटेंशियल। हायर वाटर पोटेंशियल का मतलब है लो नेगेटिव। हायर वाटर पोटेंशियल का मतलब है लो नेगेटिव, मतलब नेगेटिव में कम होना। और इस मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल का लो वाटर पोटेंशियल का मतलब है हाई नेगेटिव, मतलब नेगेटिव अधिक होना। आया समझ में ये? देखो आपको पता है कि प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल 0 होता है। अब जब मैं उस प्योर वाटर के अंदर मैं जब सोल्यूट मिलाऊंगा तो उसका वाटर पोटेंशियल कम होगा। और हमने ये भी पढ़ रखा है कि मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल 0 होता है। अब जब आप उसमें सोल्यूट मिलाते जाएंगे उसका वाटर पोटेंशियल 0 से कम जाएगा तो नेगेटिव में जाएगा। इसका मतलब मैक्सिमम 0 है, और नेगेटिव में उससे अगर कम जा रहा तो वो नेगेटिव होगा। तो लो डीपी से हाई डीपी पानी जाता है, और जब वाटर पोटेंशियल की बात आती है तो वाटर पोटेंशियल के अंदर पानी आपके हायर वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की ओर जाता है। ये कॉन्सेप्ट इसको लगा देना। जब इसको आप सोल्व करोगे तो यहाँ आपके इसका ये आ जाएगा। अब जब आप इसका अगर डीपीडी निकालोगे तो डीपीडी के अंदर इसका यहाँ मान आ जाएगा आपके -10 आ जाएगा। और जब सेल बी की बात आएगी, जब सेल बी की बात आएगी तो यहाँ आपके ये आ जाएगा आपके 12, ये आ जाएगा आपके 12 आ जाएगा यहाँ पे ना। अब ये क्वेश्चन जो पूछ रखा था ये आपके वाटर पोटेंशियल के रिगार्डिंग था ना, ये क्वेश्चन वाटर पोटेंशियल के रिगार्डिंग है। सेल ए का वाटर पोटेंशियल है -10। अच्छा से लिखता हूँ। जो हमारे पास सेल ए है, सेल ए जो है, इस सेल ए के वाटर पोटेंशियल का मान जब आप इसको निकालोगे तो ये आपके आएगा -10 आएगा। जो सेल बी है, इस सेल बी का जब आप वाटर पोटेंशियल निकालोगे तो इसका वाटर पोटेंशियल जो आपके आएगा वो आपके आएगा 16 में से 4 गए, पीछे बचे 12, ये आएगा -12। देखो ये क्वेश्चन उन्होंने चेंज कर दिया है, यहाँ पे ये होगा आपके प्रेशर पोटेंशियल, ये आपके होगा सॉरी ये होगा प्रेशर पोटेंशियल, ये होगा ऑस्मोटिक या सॉलिड पोटेंशियल। या इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पे आपको लेना है साई पी, यहाँ आपके होगा साई एस। उसने पूछा है, ठीक है ना, ये क्योंकि पीछे बार दे रखा है इसलिए। अब आप मुझे बताओ पानी सेल ए से बी में जाएगा, बी से ए में जाएगा? मैंने आपको यहाँ बताया था कि वाटर पोटेंशियल में पानी हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल जाएगा। हाई वाटर पोटेंशियल का मतलब है कि यहाँ पर इसमें हाई वाटर पोटेंशियल का मतलब है लो नेगेटिव। मुझे बताओ सेल ए और बी में से कौन सी सेल लो नेगेटिव है? -10 कम है ना, इसका मतलब इसके अंदर पानी ज्यादा है, और ये नेगेटिव ज्यादा है, इसका मतलब इसमें पानी कम है, तो पानी ए से बी में आएगा। तो ये फ्रॉम ए सेल टू बी सेल, कोशिका ए से कोशिका बी में पानी जाएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करो, काफी अच्छा क्वेश्चन है। आपके फर्स्ट ग्रेड में आ रखा है ये क्वेश्चन। करो इस क्वेश्चन को सोल्व, अच्छे से समझो पहले, उसके बाद में आप इस क्वेश्चन को मुझे सोल्व करके बताओ। काफी बढ़िया क्वेश्चन है ये। नहीं हो रहा, मैं बताता हूँ ना। इधर देखो आप, इस क्वेश्चन को समझो पहले अच्छे से। देखो दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक हमारा कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलेंगे एक नाइट्रेट, एक मॉलिक्यूल नाइट्रेट का एसिमुलेटेड एसिमुलेशन। ये बात एक।
अब देखो ये क्या होती है, पहले इसको समझो कि एक मोलिक्यूल नाइट्रेट का एसिमुलेट मतलब क्या होता है। तो जो एसिमुलेशन होता है वो आपके इन प्लांट सेल मतलब प्लांट सेल के अंदर होता है। नंबर एक बात ये आपको समझ आ गई, ये प्लांट सेल के अंदर होगा, ठीक है। दूसरी बात क्या होगी, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है प्लांट ने जो नाइट्रोजन एब्जॉर्ब की है जिस नाइट्रेट का, अब देखो नाइट्रोजन एनवायरमेंट में थी, बैक्टीरिया ने काम किया, कैसे भी करके उन्होंने उसको नाइट्रेट में बदल दिया। अब ये नाइट्रेट प्लांट की रूट के पास आ गई, रूट से प्लांट ने नाइट्रेट को अंदर ले लिया। अब मैं लिख सकता हूं एब्जॉर्ब नाइट्रोजन से, एब्जॉर्ब नाइट्रोजन को प्रोटीन में बदलना, एब्जॉर्ब नाइट्रोजन को प्रोटीन में बदलना, इसको हम बोलेंगे एसिमुलेशन। आया समझ में। अब देखो आप, तो एसिमुलेशन का मतलब क्या है, पहले बाहर देखो, ये जैसे कोई गाऊ, ये जैसे कोई काऊ थी, इस काऊ की डेथ हुई, ये इसकी बॉडी बन गई, इसको हम बोलेंगे डेड ऑर्गेनिक मैटर। अब इसके बाहर क्या निकलेंगे, यहाँ से डेड ऑर्गेनिक मैटर से, इस डेड ऑर्गेनिक मैटर से बाहर निकलेगी आपके नाइट्रोजन निकलेगी, नाइट सॉरी, इस डेड ऑर्गेनिक मैटर के अंदर क्या होगा, इसमें प्रोटीन पाया जाएगा। इस प्रोटीन को हम तोड़ेंगे तो प्रोटीन से एमिनो एसिड निकलेंगे। मैं इस एमिनो एसिड को तोड़ूंगा तो यहाँ से निकलेंगे आपके अमोनिया निकलेंगे, क्या निकलेंगे, अमोनियम आयन निकलेगा। मैं इस अमोनियम आयन के ऊपर आपके काम करेंगे दो बैक्टीरिया, एक काम करेगा आपके नाइट्रोसोमोनास, एक काम करेगा आपके नाइट्रोकोकस। ये आपके कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्राइट के अंदर NO2 माइनस। अब इस NO2 के ऊपर काम करेगा आपके नाइट्रोबैक्टर, कौन काम करेगा, नाइट्रोबैक्टर, ये कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रेट के अंदर। ये पूछ रहा है अब इसके आगे वाले स्टेप में क्या क्या होगा, मतलब इस नाइट्रेट को आगे कन्वर्ट किया जाता है आपके प्रोटीन के अंदर, है ना। यहां तक ये जो स्टेप हुई थी ना, ये सब स्टेप आपके सॉइल के अंदर हो रही है ना, क्योंकि ये बॉडी पूरी सॉइल के अंदर है। तो ये वाला स्टेप पूरा आपके कहाँ हो रहा है, सॉइल के अंदर हो रहा है। अब यहाँ पर प्लांट की रूट आएगी, वो इसको एब्जॉर्ब करेगी, ये ऊपर जाएगा, प्लांट सेल के अंदर जाएगा। ये यहाँ जो जितने भी स्टेप हुए इसको बोलेंगे एसिमुलेशन। तो ये प्लांट की सेल के अंदर होगा, एब्जॉर्ब नाइट्रोजन को प्रोटीन में बदलने की इफेक्ट, इस घटना को बोलेंगे एसिमुलेशन। इंपॉर्टेंट क्या है वो देखो, यहाँ तक आपको आ गया समझ में, ये उम्मीद करता हूं मैं। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है आपको वो ध्यान रखना है। एक मिनट। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है इसके अंदर कितनी कितनी एनर्जी यूज होती है, आपको ये ध्यान रखना है ना। तो आपको ये समझ में आ गया, मैं इसको मिटा देता हूँ, ना हटा देता हूँ यहाँ से। अब देखो आप, इस एसिमुलेशन का मतलब क्या है, अभी हमने देखा कि पीछे से एनओ सॉरी पीछे से NO3 आई थी, ये जो NO3 है अभी यहाँ पे कन्वर्ट होगा, ये जो NO3 है ये अब आपके कन्वर्ट होगा NO2 के अंदर। अब ये NO2 आके आगे कन्वर्ट होगा आपके अमोनियम आयन के अंदर, अमोनियम के अंदर। अब ये अमोनियम आयन आगे चल के आके बदल जाएगा किसमें, ये प्रोटीन के अंदर। इस पूरी घटना को हम बोलते हैं नाइट्रेट का एसिमुलेशन। यहाँ नाइट्रेट हमने एक अणु लिया है। जब नाइट्रेट नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है, यहाँ पे काम आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। जब नाइट्राइट कन्वर्ट होता है अमोनियम आयन के अंदर, यहाँ काम आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। आया समझ में। इसका मतलब एक NO2 को, एक नाइट्राइट को प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, इस घटना को तो बोलेंगे हम एसिमुलेशन। इसमें टोटल काम आते हैं आपके 8 इलेक्ट्रॉन। अब अगर आपको याद है फोटोसिंथेसिस के अंदर आपको नॉन साइक्लिक रिएक्शन या साइक्लिक रिएक्शन आपने पढ़ा होगा कि जब एक इलेक्ट्रॉन से आपके क्या बनते हैं, सॉरी, वहां आपने पढ़ा होगा कि जब 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन से आपके निर्माण होगा एक NADPH का। किसका निर्माण होगा, एक NADPH का। आपने ये भी पढ़ा सर, एक NADPH बराबर होता है 3 ATP के बराबर होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन से क्या बनेगी आपकी, 4 NADPH बनेगी, 4 NADPH बनेगी। अब आपको पता है कि एक NADPH बराबर होती है 3 ATP। इसका मतलब यहाँ टोटल आपके 12 ATP यूज होती है। तो एक नाइट्रेट को, क्वेश्चन सुनना अभी तक, एक नाइट्रेट को प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट करने में या एक नाइट्रेट के एसिमुलेशन के अंदर, एसिमुलेट के अंदर टोटल 12 ATP काम आती है, या टोटल 4 NADPH काम आती है, या मैं कह सकता हूँ 8 इलेक्ट्रॉन काम आते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 4 NADPH के बराबर है,
4 NADPH की एनर्जी 12 ATP के बराबर है। लेकिन यहाँ इसका आंसर 12 नहीं होगा। इसने क्या नाइट्रोजन एसिमिलेशन का पूछा? नहीं, इसने पूछा नाइट्रोजन फिक्सेशन का। अब आप सोचो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है वो समझो। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब देखो इसने क्या लिखा है, सिम्बायोटिक। इसका मतलब बैक्टीरिया को काम में लेता है राइजोबियम या नॉस्टोक एनाबिना, बैक्टीरिया को यूज लेके उसको फिक्स करना, मतलब एनवायरमेंट से नाइट्रोजन को फिक्स करना है। यहाँ तो एसिमुलेशन के अंदर रूट को नाइट्रोजन फिक्स करके बैक्टीरिया दे रहा था। एसिमुलेशन प्लांट की सेल के अंदर होता है, लेकिन सिम्बायोसिस जो होगा ये तो आपके प्लांट की सेल के बाहर होगा। तो ये जो सिम्बायोसिस जो होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का, ये आप ध्यान रखो इधर। जब हम नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करते हैं, जब हम नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करेंगे तो इसके अंदर ध्यान रखना टोटल आपके लिए 16 एटीपी काम आएगी। कितनी एटीपी काम आएगी? 16 एटीपी। ये तो आपके एक नाइट्रोजन के फिक्सेशन के लिए ध्यान रखना ना, एक नाइट्रोजन फिक्सेशन में। कोई पूछे 2 नाइट्रोजन के फिक्सेशन 3 में, तो ये काम आएगी ऐसे। अब किसी एग्जाम में पूछा हुआ है एक सल्फेट के फिक्सेशन के अंदर कितनी एटीपी चाहिए, तो वहां चाहिए आपको 14 एटीपी। आया समझ में? तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि ड्यूरिंग सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन हाउ मेनी एटीपी आर रिक्वायर्ड फिक्स फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन। तो अगर नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल फिक्स करना है तो मुझे 16 एटीपी की आवश्यकता पड़ेगी। तो राइट आंसर हो जाएगा 16 एटीपी। अगर क्वेश्चन पूछता कि एक नाइट्रेट को एसिमुलेट करने में या एक नाइट्रेट से प्रोटीन बनाने में कितनी चाहिए, तो 12 एटीपी चाहिए। आया समझ में क्वेश्चन? ये आपको अच्छे से, इसका राइट आंसर हो जाएगा 16। ये क्वेश्चन सोल्व करो। इस क्वेश्चन की एक मजे की बात और बताता हूँ आपको अच्छे से मैं। राजस्थान सेट का एग्जाम होता है, तो पिछले वाला मैंने दिया था, उसमें ये सेम क्वेश्चन आया था। ये सेम पूछा था कि केल्विन साइकिल के अंदर उसने बोला था कि 3 स्टेप होते हैं। उसने स्टेप के नाम भी दिए, जैसे यहाँ नाम दे रखे हैं ना कि रीजनरेशन, कार्बोक्सिलेशन और रिडक्शन। तो इन 3 स्टेप के अंदर कौन कौन से स्टेप के अंदर एनर्जी यूज होती है। तो मैं तो उस क्वेश्चन को आप गलत करके आया था, क्योंकि वहां पर एक ऑप्शन था उपयोग सभी, मतलब उसने एक ऑप्शन दे रखा था इन तीनों के अंदर होती है। तो मैं तो उपयोग, क्योंकि उपयोग सभी देखते ही हम उसकी ओर भाग जाते हैं, तो मैं तो ऑल ऑफ द एबव करके आया, लेकिन वो गलत हो गया था। अब आप मुझे बताओ कि इनमें से किस किस स्टेप के अंदर केल्विन साइकिल में या C3 साइकिल में एनर्जी खर्च होती है। इधर देखो आप, केल्विन साइकिल के अंदर टोटल 3 स्टेप होते हैं और इन 3 स्टेप में टोटल 13 रिएक्शन होती है। सर कौन कौन से स्टेप होते हैं? एक स्टेप आपकी इसमें सबसे पहले वाला स्टेप आपके होता है, इसमें ये कार्बोक्सिलेशन है ना। फर्स्ट स्टेप है कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन फर्स्ट स्टेप है कार्बोक्सिलेशन। दूसरा स्टेप आपके इसमें होता है रिडक्शन। क्या स्टेप है? रिडक्शन। सेकेंड स्टेप का नाम है रिडक्शन। थर्ड स्टेप क्या होता है? थर्ड स्टेप होता है रीजेनरेशन। रीजेनरेशन ऑफ रूबिस्को, रीजेनरेशन ऑफ रूबिस्को। अब देखो इसने पूछा है कि केल्विन साइकिल के 3 स्टेप में से किस किस स्टेप में एनर्जी यूज होती है। तो देखो इस कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है ऊपर से CO2 आएगी एनवायरमेंट से, यहाँ पर RUBP आपके होगा, ये इसको फिक्स करेगी और ये आगे जाके आपके इसको ये फिक्स कर देगी, है ना। तो यहाँ पर तो CO2 का फिक्स किया जाता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की एनर्जी को काम में, मतलब CO2 को ध्यान रखना, CO2 को फिक्स करने में किसी भी प्रकार की एनर्जी की नीड नहीं होती है, किसी भी प्रकार की ATP या NADPH नहीं चाहिए। सेकेंड स्टेप आता है रिडक्शन। यहाँ पर ध्यान रखना 12 तो ATP चाहिए, इसके साथ में आपको 12 NADPH चाहिए, 12 NADPH। और जब आपको इस रूबिस्को को वापस बनाना है, जो रूबिस्को इस स्टेप के अंदर CO2 को फिक्स कर रहा था वो यूज हो गया, अब आपको उसको वापस बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके काम आती है 6 ATP। अब आप देख के बता दो कि कौन कौन से स्टेप के अंदर आपके कहाँ कहाँ पर ATP का यूज होता है। तो कहाँ कहाँ होता है? ये आपके 1 और 3 के अंदर, रीजनरेशन के अंदर और रिडक्शन के अंदर।
अब देखो ये अभी तक नहीं पूछा गया कि रिडक्शन के अंदर कितनी एटीपी काम आती है, कहाँ पर एनएडीपीएच आता है, कहाँ पर रीजनरेशन होता है। ये आप आगे के लिए ध्यान रखना, जब आप पढ़ोगे केल्विन साइकिल आप स्टेप देख लेना, किस स्टेप के अंदर एटीपी खर्च होती है, किस स्टेप में एनएडीपीएच आती है। अभी सेट के अंदर आया था सेम क्वेश्चन ये। अब देखो अभी आप कह रहे थे सर सेट में क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो सेट में क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ये क्वेश्चन आ रखा सेट के अंदर। आप देखो क्या ये क्वेश्चन हर कोई सोल्व कर पाएगा? जिसने अच्छे से पढ़ रखा है, जिसको समझ आ रखा है, वही इस क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व कर पाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके बोथ 1 एंड 3 ये इसका। तो सेट में मैं ये गलत करके आया था। इस क्वेश्चन को सोल्व करो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। मुझे लगता है इनको क्वेश्चन मिलता है नहीं पूछने के लिए। निम्न में से कौन सा कृत्रिम ऑक्सीजन है या सिंथेटिक ऑक्सीजन, सॉरी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हार्मोन आपको मैंने अभी बताया था। नेप्थेन, नेप्थेलिन एसिटिक एसिड ये आपके जिब्रेलिन, ये इंडोल ब्यूटारिक एसिड। इसका राइट आंसर ये है, ये इसका कृत्रिम सिंथेटिक ऑक्सीजन है, सिंथेटिक ऑक्सीजन है। ये आपका 2022 का क्वेश्चन, इसको सॉल्व करो, ये उसमें लिख नहीं पाए। क्वेश्चन पूछा है कि ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट क्या है। क्वेश्चन क्या है कि ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट क्या है। आप सबको पता है कि इसका आंसर, पहले देखो याद करो, सक्सिनिक एसिड हमने कहाँ पढ़ा था, सक्सिनिक एसिड हमने कहाँ पढ़ा था मुझे बताओ। तो आपको याद होगा सक्सिनिक एसिड के बारे में पढ़ा था कि सर इस सक्सिनिक एसिड के ऊपर एक एंजाइम काम करता है, उस एंजाइम का नाम था आपके, उस एंजाइम का नाम था आपके सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। ये एंजाइम काम कर रहा था, तो इस एंजाइम से आपके आगे चल के बन रहा था फ्यूमेरेट बन रहा, क्या बन रहा था, फ्यूमेरेट बन रहा था। और ये एंजाइम आपके मार्कर एंजाइम है। सर इसको मार्कर एंजाइम क्यों बोल रहे हो, क्योंकि एग्जाम में पूछ रखा है। और मार्कर एंजाइम इसलिए है क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है। सर ऑक्जेलिक एसिड कहाँ बनता है, तो आपको पता होगा ऑक्जेलिक एसिड जो होता है वो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है